नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। अगर आपने राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2020 में भाग लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले हमने 2 ऑप्शनल वीडियो बनाए जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर को देखा। लेकिन ये वीडियो थ्योरी सेक्शन से रिलेटेड है, जिसमें हम इस जो राजीव गांधी प्रतियोगिता में आने वाले प्रश्नों को थ्योरी के माध्यम से कवर करेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न छूटे ना और ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके और आप अपने आप से ऑप्शनल प्रश्न बनाकर याद कर सकते हैं। और थ्योरी में कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। जो भी प्रश्न इस प्रतियोगिता में आएँगे, ज़्यादातर राजीव गांधी से रिलेटेड ही प्रश्न आएँगे। तो राजीव गांधी से संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं, वो आज के इस थ्योरी सेक्शन वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम भारत के रत्न जिन्हें कहा जाता है पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये प्रतियोगिता इन्हीं के नाम पर हर एक साल कांग्रेस के द्वारा आयोजित होती है। तो ये द्वितीय प्रतियोगिता है और अगर आपने अभी तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये 60 प्रश्नों की एक प्रतियोगिता है, जिसमें 30 मिनट में आपको 60 प्रश्नों के ऑनलाइन आंसर देने हैं और आप जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो चलिए, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजीव गांधी से रिलेटेड उनकी जीवनी व उनसे किए गए, उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं उनसे रिलेटेड सारी योजनाएं और बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कि इस प्रतियोगिता में जरूर आएंगे। तो देख लेते हैं हम। अगर बात करें राजीव गांधी के बारे में, तो इनका जन्म 20 अगस्त को हुआ था, जो कि 1944 में अब मुंबई में है। तो आप जानते हैं सद्भावना दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर आपने ऑप्शनल वीडियो नहीं देखा है तो उसमें ये सारे प्रश्न इनसे रिलेटेड बताए गए हैं, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। और उनकी जो 2 वीडियो हैं उनकी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप वे वीडियो भी देख सकते हैं। तो जो राजीव गांधी हैं, इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था और इनका बचपन ज़्यादातर तीन मूर्ति भवन में श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ बीता। तो अगर पूछा जाए, आप अपने आप से क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो इनका बचपन किस भवन में बीता, तो तीन मूर्ति भवन है, जहाँ पर इनका ज़्यादातर बचपन नेहरू के साथ ही बीता। नेहरू इनके दादाजी थे और 31 अक्टूबर 1984 को श्री गांधी भारत के सबसे उप प्रधानमंत्री बने। अपनी माँ इंदिरा गांधी की शहादत की पीड़ा झेलते हुए भी इन्होंने असाधारण धैर्य और गर्मा के साथ देश की सेवा करने का बीड़ा उठा लिया। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा ली। यानी अगर इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा ली थी और ये पायलट का लाइसेंस हासिल किया और बतौर पायलट इंडियन एयरलाइंस में कार्य किया। तो राजनीति में आने से पहले राजीव गांधी पायलट थे और जब ये राजनीति में आए इससे पहले वो पायलट थे और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करी थी। तो इनका जन्म दिवस याद रखिए 20 अगस्त 1944 को। और कहाँ हुआ? मुंबई में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे आप इंडिकेट कर लीजिए। जैसे ये रहे कहाँ, ज़्यादातर इन्होंने बचपन में अपना समय कहाँ बिताया, तो तीन मूर्ति हाउस हो जाएगा। और इनके दादा का नाम श्री जवाहरलाल नेहरू था और माता का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी था। ये देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल के ये वो काम हैं, तो इनसे संबंधित सवाल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी हिस्सा होंगे। तो जो आगे ये इनके जो कार्य हैं, इनसे रिलेटेड जो भी जितने भी प्रश्न हैं, वो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का हिस्सा ज़रूर होंगे। तो इन सभी को बड़े ध्यान से देखिए। तो ये जितने भी राजीव गांधी के काल के कार्य हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, इन्होंने राजनीति सुधार में भी अगर बात करें राजनीति सुधार की, तो इन्होंने दल बदल विरोधी कानून अपनी सरकार में लाया था, जो कि राजनीति दलों में बराबर दल बदल खत्म करने के लिए श्री राजीव गांधी ने 1985 में दल बदल विरोधी कानून बनाया था। अगर पूछा जाए कि दल बदल कानून कब बना, तो राजीव गांधी द्वारा ही 1985 में दल बदल विरोधी कानून बना था। और
इनके कार्यकाल में एक समझौता हुआ जिसे मिजोरम समझौता के नाम से जानते हैं। यानी कि 1986 में श्री राजीव गांधी ने मिजोरम विद्रोह नेता श्री लाल डेंगा के साथ एक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए। मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, राज्य में शांति बहाल हुई और श्री लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने। यानी कि जो मिजोरम है उसमें विद्रोह हो गया था, जिसके जो प्रमुख नेता थे श्री लाल डेंगा, इनके साथ शांति समझौता किया राजीव गांधी जी ने और यहाँ पर इस राज्य में शांति बहाल हुई। जैसे जम्मू कश्मीर में फिलहाल में ऐसी अशांति फैली हुई थी, मिजोरम में भी, तो राजीव गांधी जी ने राज्य में शांति बहाल करने के लिए लाल डेंगा से एक शांति समझौता किया था। तो कब किया था ये? 1986 में। और अब बात कर लेते हैं राजीव गांधी जी के पंचायती राज के बारे में। इन्होंने पंचायती राज के लिए बहुत कुछ किया, इनका काफ़ी योगदान रहा है इसमें। तो श्री राजीव गांधी सत्ता में आम लोगों की भागीदारी में विश्वास करते थे। उनके प्रयासों के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप 73वें और 74वें संशोधन पारित किए गए, जिससे पंचायतों और नगर पालिकाओं में चुने गए प्रतिनिधियों को सत्ता के अधिकार प्राप्त हुए और 14 लाख महिलाओं सहित 30 लाख से अधिक प्रतिनिधि पंचायत के लिए चुने गए। यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई उसमें संशोधन किया गया, 73वें और 74वें संशोधन हुए। और अगर प्रतिनिधि सत्ता की बात करें तो 14 लाख महिलाओं के सहित 30 लाख से अधिक प्रतिनिधि पंचायत के लिए चुने गए। यानी कि जो पंचायतों के चुनाव हुए वो इन्हीं के सहयोग से कराए गए। इन्होंने ही उसे 73वें व 74वें संशोधन पारित करके करवाए, जिसमें बहुत लोगों को लाभ हुआ और 14 लाख महिलाओं सहित 30 लाख से अधिक लोगों ने प्रतिनिधि प्राप्त किया ग्राम पंचायत का। तो भी याद रखिए, अगर बात करें पंचायती राज किसने लागू किया तो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी जी ने। तो आप याद रखिए इसे भी। और विदेश नीति की बात करें, विदेश नीति भी इनकी बहुत ही मजबूत थी इनके कार्यकाल में। तो श्री राजीव गांधी ने रंग भेदी नीतियों के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वैश्विक प्रतिबंधों को सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत कूटनीतिक कौशल से अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को भी मजबूत किया। तो यानी कि उनका विदेश नीति भी बहुत अच्छी थी, जिससे सभी राष्ट्रों के साथ उन्होंने दोस्ती करी। जैसे अमेरिका के साथ उन्होंने भारत के संबंधों को मजबूत किया। और वहीं बात करें चीन के साथ, तो श्री राजीव गांधी ने हमारे सबसे बड़े पड़ोसी के साथ, फिलहाल में अब चीन के साथ बहुत गहरा तनाव चल रहा है, जिसकी वजह से अभी चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही खराब हो चुके हैं। लेकिन राजीव गांधी ने 1988 में उनकी चीन यात्रा की थी, जिन्होंने एक भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 1954 के बाद पहली यात्रा थी। यानी कि भारत चीन व्यापार का मार्ग खोलकर शांति युग की शुरुआत की। यानी कि 1954 के पहले 1954 के पहले जवाहरलाल नेहरू ने भारत जो चीन की यात्रा करी थी, इसके बाद सीधी राजीव गांधी ने ही चीन की यात्रा करी थी 1988 में। तो पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब करी, क्योंकि अभी फिलहाल में जो चीन के साथ गहरा तनाव चल रहा है, तो इससे करंट से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या राजीव गांधी ने चीन की यात्रा करी थी। तो उत्तर होगा हाँ। और यह भी पूछा जा सकता कब करी थी, तो 1988 में इन्होंने चीन की यात्रा करी थी। तो इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इनके राष्ट्रीय एकीकरण की। तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भी राजीव गांधी ने कई कदम, राजीव गांधी की सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, जिसमें राष्ट्रीय एकीकरण एक प्रमुख कदम था, जिसमें पंजाब समझौता शामिल था। वर्ष 1985 में राजीव गांधी ने लोंगोवाल समझौते ने पंजाब में शांति का रास्ता बहाल किया। तो अगर पूछा जाए राजीव गांधी ने पंजाब के में कौन सा शांति समझौता किया था, तो आंसर हो जाएगा लोंगोवाल समझौता। तो थ्योरी में ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, जिन्हें आप अपने हिसाब से ऑप्शनल बनाकर याद रख सकते हैं। और तो याद रखिए 1985 में राजीव गांधी लोंगोवाल समझौते ने पंजाब में शांति का रास्ता बहाल किया था। ये राजीव गांधी के बहुत ही अहम कार्य हैं, जिनको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और इस सामान्य प्रतियोगिता में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो इन्होंने असम समझौता भी राष्ट्रीय एकीकरण का एक हिस्सा है, जिसमें श्री राजीव गांधी ने असम आंदोलन के नेताओं के साथ शांति समझौता किया था। कब किया था? 1985 में असम के साथ भी यही हुआ था। और अगर बात करें
मालदीव में श्री राजीव गांधी ने मालदीव में विदेशी सैनिकों द्वारा तख्तापलट रोकने के लिए 1600 भारतीय सैनिकों को एयरलिफ्ट किया और वहां लोकतंत्र बहाल करने में मदद की। पूछा जा सकता है कि मालदीव में लोकतंत्र को बहाल करने में किसने मदद करी थी, कौन से प्रधानमंत्री ने मदद करी थी? तो भारत के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, जिन्होंने मालदीव को मदद पहुंचाई थी 1600 भारतीय सैनिकों के साथ। वहां पर लोकतंत्र बहाल किया था, क्योंकि वहां पर आंतरिक अशांति के कारण विद्रोह फैला हुआ था, जिसके कारण राजीव गांधी ने 1600 भारतीय सैनिकों को एयरलिफ्ट किया और वहां लोकतंत्र बहाल करने में उनकी मदद करी थी। तो जो राजीव गांधी थे, उनके कार्यकाल में जो विदेश नीति थी बहुत अच्छी थी और हमारे पड़ोसियों के साथ बहुत ही अच्छे और मधुर संबंध थे। उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए और अगर बात करें युवा शक्ति एवं शिक्षा की, क्या क्या कदम उठाए इसको भी याद रखिए। तो मतदान की उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी थी, जो कि 21 वर्ष थी। पहले 21 वर्ष थी, उसे फिर घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये भी इनके कार्यकाल में हुआ था। और कब किया गया? तो 1989 के चुनाव में 4.7 करोड़ युवा भारतीयों ने मतदान किया था। पहले 21 वर्ष थी, फिर इन्होंने इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो एक इम्पॉर्टेंट कार्य था, क्योंकि इसमें 21 वर्ष में बहुत सारे मतदाता जो युवा थे वो वोट नहीं कर पाते थे, तो जो कि मत दे सकते थे, जिन्हें पूरी तरह से अपने नेता चुनने की समझ थी। तो इसी कारण उन्होंने 21 वर्ष से इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। और सामाजिक न्याय की बात करें तो इन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत ही अच्छे कार्य किए, तमाम योजनाएं बनाई, जैसे राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना इन्हीं के नाम पर चलती है। तो राजीव गांधी ने महिलाओं के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसी के परिणाम स्वरूप 14 लाख महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुना गया। और इन्होंने अपने कार्यकाल में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए भी तय किया था। और जो पंचायती राज लागू हुआ, जिसमें महिलाओं के लिए भी उन्होंने आरक्षण रखा था, जिससे महिलाएं भी पंचायत राज में जनता का प्रतिनिधित्व कर सकें। और शिक्षा क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा एक कार्य था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, यानी कि इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जो जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट डिग्री प्राप्त करते हैं। लोग नियमित कॉलेज नहीं जा सकते, यानी कि रेगुलर जो डिग्री प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो इससे डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि राजीव गांधी ने 1985 में इग्नू की स्थापना की। वर्तमान में यहाँ 40 लाख छात्र नामांकित। अगर फिलहाल की बात करें, करंट की बात करें, तो 40 लाख से भी अधिक लोग यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी में डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है और ये सुचारू रूप से अभी तक जारी है। एससी और एसटी अत्याचार पर भी इन्होंने अधिनियम बनाया और सती प्रथा पर भी इन्होंने अधिनियम बनाया। जैसे कि श्री राजीव गांधी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के खिलाफ अपराध करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया। पूछा जा सकता है कि अत्याचार निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1989 में। और किसके द्वारा किया गया? राजीव गांधी के द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट उनका काम था। और सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे कार्य किए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ साथ उन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय की भी शुरुआत उन्हीं के कार्यकाल में उन्हीं के द्वारा की गई थी। जैसे ग्रामीण भारत में प्रतिभाशाली बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए श्री राजीव गांधी ने 1985 में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए। पूरे भारत में 661 स्कूलों में 12 लाख छात्रों को शिक्षित करने में योगदान दिया है। यानी कि अगर पूरे भारत में बात करें तो जवाहर नवोदय कितने विद्यालय हैं? तो 661 विद्यालय स्कूल हैं, जो कि कक्षा 12 तक संचालित होते हैं और इनमें 12 लाख छात्रों से को शिक्षित करने में योगदान दिया जाता है। यानी कि अभी भी 12 लाख से अधिक जो छात्र हैं उनको यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। पहले ऑनलाइन परीक्षा होती है, फिर इसके बाद जो बच्चे मेधावी और प्रतिभाशाली होते हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है और फिर उनकी पढ़ाई इंटर तक बिल्कुल फ्री करवाई जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है, इनके कार्यकाल में ही इसे जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कार्य था। बात कर लेते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा। तो श्री राजीव गांधी ने भारत को निम्न 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की। पेयजल, इम्यूनाइजेशन, साक्षरता और तिलहन उत्पाद और दूरसंचार, ये उनके प्रमुख
जो कार्य थे प्रौद्योगिकी मिशन में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, इससे भी रिलेटेड कई सारे प्रश्न पूछे जाएँगे, तो इसे भी आप याद रखिए और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं आप उन्हें याद ज़रूर रखिए। अगर बात करें दूरसंचार के क्षेत्र में इन्होंने क्या-क्या किया, तो श्री राजीव गांधी ने दूरसंचार क्रांति की शुरुआत की। सरकार ने सी डॉट की स्थापना की, जिसमें डिजिटल एक्सचेंज स्थापित किया और दूरसंचार को हर भारतीय के लिए सुलभ कर दिया। वर्ष 2006 तक 42 लाख पीसीओ पंजीकृत हुए, जिनसे आज के 1 अरब अधिक मोबाइल फ़ोन कनेक्शन की नींव डाली। आज भारत में दुनिया में सबसे सस्ती मोबाइल इंटरनेट दरें हैं। यानी कि 2006 में बहुत सारे पीसीओ लगाए गए थे। 42 लाख से अधिक पीसीओ पंजीकृत करवाए गए थे, ताकि लोगों को अपनों से बात करने में कोई असुविधा ना हो। तो पहले पीसीओ से बात होती थी, अब मोबाइल से बात होती है। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में 42 लाख पीसीओ करवाए थे, पंजीकृत करवाए थे, जिन्होंने आज के जो फ़ोन हैं उनकी नींव डाली थी। तो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट राजीव गांधी जी ने कार्य किए। तो इन्हें सारे के सारे आप इम्पोर्टेंट कार्य याद रखिए और जितने भी इससे प्रश्न बनते हैं आप बना सकते हैं और करते हैं। इन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया और इन्होंने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी कार्य किया, जैसे कंप्यूटर क्रांति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह महसूस करते हुए 21वीं सदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, श्री राजीव गांधी ने सरकार में कंप्यूटरीकरण की शुरुआत की थी। यानी कि अगर पूछा जाए कंप्यूटरीकरण की शुरुआत कब हुई, तो राजीव गांधी सरकार में ही कंप्यूटरीकरण की शुरुआत हुई थी। सूचना प्रौद्योगिकी में भारत की वैश्विक ताकत उनके द्वारा स्थापित नींव पर आधारित है। आज डिजिटल जैसी योजनाएं, जितने भी योजनाएं चलाई जा रही कंप्यूटर से, ज़्यादातर हर एक कार्य कंप्यूटर से किया जा रहा। तो कंप्यूटरीकरण करने का कार्य सबसे पहले राजीव गांधी सरकार ने ही किया था और उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में भारत ने प्रथम जो कई सारी योजनाएं बनाई, जिनसे डिजिटलीकरण, आज का डिजिटलीकरण संभव हो पाया है। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। जब यूएसए ने भारत को मौसम पूर्व विज्ञान के लिए एक सुपर कंप्यूटर देने से इनकार किया, तो श्री राजीव गांधी ने सी डैक की स्थापना की, जिसने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बनाया। तो आप याद रखिए, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसका नाम परम 8000 है। और यह किसने बनाया था, तो सी डैक। और सी डैक कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सी डैक जो कंपनी है उसकी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। इसके पीछे कहानी है कि जब यूएसए से मौसम पूर्व विज्ञान के लिए एक सुपर कंप्यूटर मांगा गया, तो अमेरिका ने इसे इनकार कर दिया और तब राजीव गांधी ने एक सीडैक नामक कंपनी स्थापित की, जिससे उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर जिसने बनाया उसका नाम परम 8000 था और परम सुपर कंप्यूटर आज 14 देशों में स्थापित किए गए हैं। यानी कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था। और रोग प्रतिरक्षण के बारे में भी इन्होंने कई सारी योजनाएं बनाई, जैसे पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत भी, पोलियो उन्मूलन का जो शुरुआत, अब पोलियो उन्मूलन की ओर भारत बढ़ रहा है, तो पल्स पोलियो की शुरुआत भी राजीव गांधी द्वारा ही की गई थी। अग्रिम मिसाइल की बात करें, तो श्री राजीव गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद 1989 में अग्रिम वन यानी कि अग्नि वन जो मिसाइल के फलस्वरूप प्रक्षेपण का समर्थन किया था। तो इम्पोर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था 1989 में, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने मिसाइल के सफल प्रेक्षण का समर्थन किया था। तो इन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए जो बहुत ही उम्दा और भारत के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने भी इसमें आपने पढ़े और फैक्ट समझे और अपने आप से प्रश्न बनाए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके, तो इस थ्योरी सेक्शन के वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और